दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि जब आपको सेविंग करनी होती है तो आप किसके पास जाते हैं, या जब लोन लेना होता है तो किससे मदद मांगते हैं, या फिर सबसे बेसिक सवाल, आपकी सैलरी कहां से आती है? तो दोस्तों, इन सभी सवालों का एक ही जवाब है, बैंक। वैसे हम सभी लोग अलग अलग बैंक्स में अपना अकाउंट खुलाते हैं और पैसे जमा करते हैं, और यही बैंक्स हमें उस पर इंटरेस्ट भी देते हैं। यानी जितना पैसा हमने दिया होता है उससे कहीं ज्यादा अमाउंट हमें इन बैंक से वापस मिलता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम बैंक से अपना सारा का सारा जमा पैसा वापस ले लेते हैं तो इससे बैंक को कैसे फायदा पहुंचता है और कैसे एक बैंक अर्निंग करता है? आखिर क्या है बैंक्स का बिजनेस मॉडल? यही जानेंगे आज मिलकर फैक्टिफाइड हिंदी की इस वीडियो में। Factified. Facts on your face. नंबर 1, कस्टमर्स मनी। दोस्तों, बैंक के पास पैसा कमाने के कई सारे तरीके हैं, जिसमें सबसे पहला तरीका है कस्टमर के पैसे का इस्तेमाल करने का। दरअसल बैंक आपके जमा पैसों का यूज करते हैं दूसरों को लोन देने के लिए, और उस लोन पर जो भी इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं उससे ही इनकी अर्निंग होती है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक बैंक के कस्टमर हैं और आप बैंक में 1 साल के लिए 1 लाख रुपए जमा करना चाहते हैं। इसके लिए आप उस बैंक में 1 साल की एफडी करा लेते हैं, जिस पर आपको बैंक 5% इंटरेस्ट देता है। अब आपके ये 1 लाख रुपए बैंक के पास आ गए, जिसके बाद बैंक वो पैसा किसी और कस्टमर को लोन के तौर पर देता है और उससे लेता है करीब 10% इंटरेस्ट रेट। अब जब वो आदमी 1 साल बाद बैंक को पैसे वापस करता है तो वो करता है 1,10,000 रुपए, जिसमें से बैंक आपको देता है 1,05,000 रुपए, जिसमें से बचते हैं 5,000 रुपए। और यही बचे हुए पैसे हैं बैंक की कमाई आपसे पैसे लेकर किसी और को उधार देकर की है। और इस तरह हर महीने बैंक इसी तरीके से मोटा मुनाफा कमाता है। इसके अलावा बैंक अपने कस्टमर पर कई तरह के चार्जेस लगाकर भी पैसा कमाता है। नंबर 2, SMS चार्ज। दोस्तों, मेरी तरह आपको भी बैंक की तरफ से हर रोज कई मैसेजेस आते होंगे, जिन्हें देखकर आपका भी दिमाग जरूर खराब होता होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि इन SMS के लिए भी बैंक क्वार्टरली चार्ज करता है? जी हाँ, वो मैसेजेस जिनमें से ज्यादातर को हम ओपन नहीं करते, उनके लिए भी ये बैंक वाले हमसे चार्ज लेते हैं। वैसे आरबीआई की गाइडलाइन कहती है कि बैंकों को ये सर्विस फ्री देनी चाहिए, लेकिन कई बैंक्स ऐसे भी हैं जो 5 पैसे पर SMS के हिसाब से 25 रुपए महीने तक कस्टमर्स के बैंक अकाउंट से लेते हैं, और इस पर GST अलग से लगता है। अब आप सोचिए, इस हिसाब से बैंक अपने लाखों कस्टमर से हर महीने कितना पैसा कमाता है। आपको क्या लगता है, बैंक का हमसे SMS चार्ज लेना सही है या गलत? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 3, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड चार्ज। ये तो आपको पता ही होगा कि अगर आप नॉन बैंक ATM से 3 बार से ज्यादा पैसे निकालते हैं तो बैंक उसके लिए अलग चार्ज लेता है। ऐसा करने पर बैंक आपसे प्रति ट्रांजैक्शन 25 रुपए तक वसूलता है। इतना ही नहीं, कार्ड का मेंटेनेंस चार्ज भी हम लोगों से ही लिया जाता है, और इसके लिए आपके खाते से साल में एक बार 100 से 500 रुपए तक की रकम काटी जाती है। और हाँ, अगर आपको किसी भी तरह का नया कार्ड बनवाना है तो उसके लिए भी पैसे अलग से चुकाने पड़ते हैं। जैसे अगर आप अपना डेबिट कार्ड खो देते हैं तो दूसरा कार्ड बनाने के लिए आपको बैंक को 50 रुपए से लेकर 500 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर भारतीय स्टेट बैंक में अभी डेबिट कार्ड रिप्लेस कराने का चार्ज 300 रुपए और GST अलग से है, जबकि HDFC और एक्सिस बैंक में ये चार्ज 200 रुपए है। नंबर 4, फेल्ड ATM ट्रांजैक्शन चार्ज। ऐसा कई बार हुआ होगा जब आप ATM से पैसा निकालने गए होंगे, लेकिन अकाउंट में अमाउंट कम होने की वजह से ट्रांजैक्शन फेल हो गया होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, ऐसी सिचुएशन में भी, यानी कि फेल्ड ATM ट्रांजैक्शन के रूप में भी बैंक आपसे चार्ज लेता है। यानी कि इस छोटी सी गलती के लिए भी आपको बैंक को पैसे देने पड़ते हैं। अगर बात करूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो हर फेल्ड ट्रांजैक्शन के लिए SBI 20 रुपए और GST चार्ज अलग से लेता है। वहीं HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा और येस बैंक में ये 25 रुपए चार्ज है। नंबर 5, कैश ट्रांजैक्शन चार्ज। दोस्तों, हर बैंक में सेविंग अकाउंट होल्डर को एक तय लिमिट तक कैश ट्रांजैक्शन फ्री में करने की इजाजत होगी, लेकिन जैसे ही इस लिमिट को क्रॉस किया जाता है बैंक आपसे चार्ज लेना शुरू कर देता है। वैसे हर बैंक के लिए ये कैश ट्रांजैक्शन लिमिट अलग अलग है। जैसे एक्सिस बैंक से आप एक महीने में 2 लाख रुपए तक या 4 बार फ्री में कैश निकाल सकते हैं। इसके बाद बैंक आपसे हर निकासी वाली राशि का 2.5% अलग से चार्ज लेता है। इसके अलावा बैंक आपसे मिनिमम अकाउंट बैलेंस, फंड ट्रांसफर, चेक क्लियरेंस, लॉकर फैसिलिटी और इंश्योरेंस के नाम पर भी बैंक काफी मुनाफा कमाता है। अब दोस्तों, आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि क्या बैंक जमा होने वाला सारा पैसा यूज कर लेता है? तो इसका जवाब है नहीं। दरअसल आरबीआई का एक रूल है जिसके मुताबिक जितना भी पैसा डिपॉजिटर्स जमा कराते हैं, बैंक में उसका कम से कम 4% पैसा बैंक को अपने पास कैश में रिजर्व करके रखना पड़ता है, और इसे कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है। और ये रेशियो कितना होना चाहिए, ये भी आरबीआई ही हर साल डिसाइड करता है। इसके अलावा बैंक्स को कुछ % पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गोल्ड रिजर्व और PSUs यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में भी इन्वेस्ट करना पड़ता है, और इन सब में इन्वेस्ट होने वाले अमाउंट
अमाउंट हटाने के बाद भी बैंक के पास कम से कम 75% से ज्यादा पैसा बच जाता है, जिसे वो इंडिपेंडेंटली यूज कर सकता है अपने मुनाफे के लिए। दोस्तों अब आते हैं आखिरी सवाल पर, अपना खुद का बैंक कैसे खोला जा सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप भी अपना बैंक खोल सकते हैं, बशर्ते आपके पास 500 करोड़ रुपए होने चाहिए, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इतना इनिशियल कैपिटल आपके पास होना चाहिए एक प्राइवेट बैंक खोलने के लिए। इसके बाद आपको आरबीआई से बैंक खोलने की परमिशन लेनी होगी, क्योंकि इंडिया में हर बैंक का बॉस आरबीआई ही तो है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको अब बैंक्स का बिजनेस मॉडल पूरी तरह से समझ आ गया होगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो आपको बताइए कि आपको क्या करना है। इसी के साथ अब वक्त हो चला है मेरा आपसे विदा लेने का। मैं फिर मिलूंगा आपसे किसी और सफर पर, किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी चाहने वालों का रखें ख्याल, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।